ठीक है बच्चे, अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में जानकारियाँ की। अभी समीकरण में जानकारी करना है संतुलित एवं असंतुलित। संतुलित और असंतुलित क्या है जानकारी करना है। इस किताब आप देखिए, इसको यहाँ पकड़ा गया। अभी कैसा लग रहा है? इसका बराबरी है, लेकिन अगर इसको हम यहाँ पकड़ते हैं क्या करेगा? इसका ये जो रेखा समानांतर नहीं रह पाएगी, संतुलन खो देता है। इसी चीज़ की जानकारी हमको करना है, संतुलित क्या है और संतुलित क्या है। संतुलित समीकरण में जैसे बताया गया समीकरण में, जब उसके तीर के बाएं वाला, तीर के बाएं में जो आपका पदार्थ दिया गया और तीर के दाहिने साइड में जो पदार्थ दिया गया, उन दोनों का जो परमाणु होंगे क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जितना चीज अभिक्रिया में भाग लिया उतना ही प्रतिफल में क्या होना चाहिए? प्राप्त होना चाहिए। अगर उसमें प्राप्त नहीं होता है तो आपका क्या रहेगा? असंतुलित हो जाएगा। अर्थात बैलेंस में कहता है अभिक्रिया में लेने वाले पदार्थ और प्रतिफल प्राप्त होने वाले पदार्थ में क्या है? समानता होनी चाहिए, उसमें कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। आप छोटे बच्चों को जानते हैं, छोटा बच्चा लोगों को दीजिए 5 रुपया खरीदने के लिए दुकान पर जा करके हिसाब पहले कर लेता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जो सामान मिलना है 3 रुपये का दे दे, बोलेगा 4 रुपये का मिलल है, बैलेंस कर लेता है अपना पहले ही। तो इस प्रकार से यहाँ क्रिया हमको जाननी है। संतुलित समीकरण क्या है? संतुलित समीकरण में आपके तीर के बाएं तरफ का और तीर के दाहिने तरफ का क्या करना है? परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होंगे उनका प्रतिफल भी उतना ही प्राप्त होना चाहिए। अगर आपको 1 गिलास पानी दिया जाए जिसका भार मान लीजिए 200 ml है और उसमें 50 ग्राम चीनी आपको मिलाने को दे दिया जाए तो क्या होगा? उसमें पानी की जगह बाहर पानी चीनी डालेंगे उसमें गिलास में तो पानी क्या होगा? गिरेगा। चीनी डालने से डाल देखिएगा, आप जाएंगे उसको कर देख लीजिएगा। अगर उसको ऊपर से डालेंगे एकाएक तो पानी गिर सकता है क्योंकि उसका दबाव पड़ेगा, लेकिन आराम से डालिएगा थोड़ा करके तो आपका पानी नहीं गिरेगा। गिलास में पानी भरा हुआ है, इस चीनी को डालिएगा, चीनी के अंदर में कण की मात्राएं खाली होती है, जगह होता है, रिस्थान होता है। ये जल जो है क्या करेंगे? उसमें पूरा पूरा मिक्स कर जाएंगे, पानी बाहर नहीं गिरेगा। लेकिन जब उसका भार वजन वेट कीजिएगा तो 200 ग्राम पानी का भार और 50 ग्राम चीनी का भार पूरा घुल करके जब घोल बनेगा तो वजन में कोई अंतर नहीं होगा। ये कहता है संतुलन में जितना हमने परमाणु को इधर से लिया उतना ही प्रतिफल में हमको क्या होना चाहिए? प्राप्त होना चाहिए। तो ये कहता है संतुलन में। तो संतुलित समीकरण में जो भी अभिकारक में भाग क्रिया में भाग लेंगे उनके रासायनिक जो समीकरण होंगे उनके परमाणुओं की संख्या या जो उसके दोनों तरफ में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। वो कहलाएगा संतुलित समीकरण। जैसे मैं आपको उदाहरण में दिया गया था, एक और यहाँ पर देते हैं। चल रहा है, लगना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, ताप देते हैं तो यह टूटता है। ये 2 भाग में टूट करके क्या क्या बनाता है? बोलिए। कैल्शियम का ऑक्साइड बनाता है और CO2 गैस बनाती है। इस तुलना को हम लोग मिलाते हैं, जितना मेरा कैल्शियम कार्बोनेट था क्या उतना प्राप्त हो रहा है? इसके परमाणुओं के संख्या में अंतर नहीं होना चाहिए, तब ये होता है संतुलित
समीकरण मिलाते हैं। कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम क्या है 1 भाग है। यहाँ कार्बन की मात्रा 1 है, यहाँ कार्बन की मात्रा 1 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 3 मात्रा में है, यहाँ 1 और यहाँ 2 है, 3 बराबर हो गया। इस तरह से हमारा संतुलन हो गया। तो जब तक से आपका संतुलन नहीं बढ़ेगा, आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल के बीच में और आपके बीच में संतुलन नहीं बढ़ चलेगी, वही गिरना पड़ जाता है। ये संतुलन, इस प्रकार के बहुत क्रियाएं आएंगी। दूसरा इसमें आता है असंतुलित समीकरण, अनबैलेंस। इससे आप क्लियर हो जाते हैं। हिंदी कुछ भाग से समझ में कम आता है, लेकिन इंग्लिश कुछ भाग समझ में आ जाता है जल्दी। अनबैलेंस हो गए आप, गिरना ही है। मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, अनबैलेंस हो गया, क्या करेंगे, गिरेंगे। तो यहाँ पर अनबैलेंस यहाँ दिया गया है असंतुलित समीकरण। इस क्रिया में उसके उदाहरण में हम समझते हैं। असंतुलित समीकरण में जल बनता है, जल में क्या कराता है, हाइड्रोजन की मात्रा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ये जब तैयार होकर बनता है, दोनों यहाँ पर आपका क्या है, गैसी है। ये दोनों जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, H2O बनाता है। अब इस वक्त में आप मिलाएंगे, इनके परमाणुओं की तुलना करेंगे दोनों साइड का। इधर में आपका हाइड्रोजन की मात्रा 2 है, इधर भी क्या है 2 है, ये तो सेम रहा। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ कितना है 2 है, यहाँ क्या हो गया। इस प्रकार से एक कहाँ चला गया, वहाँ पर इसका अनबैलेंस कहेंगे, अर्थात इसकी मात्रा दोनों साइड में बराबर नहीं है। इस क्रिया को लेकिन आपका पढ़े होंगे 9th क्लास में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े हैं। कोई भी क्रिया जब भाग लेती है तो उसमें न तो उसका वृद्धि होती है और न ही उसका ह्रास भी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। उसके परमाणु में कमी भी नहीं होना चाहिए और उसका परमाणु में वृद्धि भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ के एक चला गया। तो उस आधार पर इसको हम संतुलन करते हैं। अभी इसी को हम जानकारी करेंगे, संतुलन करने कैसे करेंगे। अगला हम लोग जानकारी करना है रासायनिक समीकरण जो असंतुलित रूप में पाया गया, उसको संतुलित कैसे करेंगे। 2 बात इसमें ध्यान देनी है, इसमें विशेषकर 2 बात ध्यान देनी है संतुलित करने के लिए। असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की मुख्य बातें। मुख्य बातों को जानकारी करनी है, क्या क्या मुख्य बात है इसमें। पहला नंबर में हम क्या करते हैं, चूंकि हम जान चुके हैं संतुलित का मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। पहले हम समीकरण के बाएं और दाहिने को क्या करते हैं, तुलना करते हैं। उनके परमाणुओं को तुलना करते हैं, किसका बराबर है किसका नहीं है। उसमें तुलना किया गया था। तुलना करने के बाद फिर उसमें जब जिसका परमाणु संख्या कम बेसी रहता है उसको पहले नोट करते हैं, चिन्हित करते हैं। चिन्हित करने के बाद अब उनके जिसका कम रहता है उस परमाणु के साथ में गुणज बनाते हैं। क्या करते हैं, उसके आगे 2-3 नहीं बढ़ाना है, गुणक बनाते हैं। उसके गुणक में क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे उसको जानकारी करनी है। अर्थात जितना वो कम रहता है, जैसे वहाँ पर आपको क्या किया गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का क्रिया कराने से क्या बना था, H2O बना था। यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ हमको कम दिखाई पड़ रही है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 नहीं ले सकते हैं। यहाँ हमको 2 नहीं लिखना है। कहता है जिसका कम होता है वहाँ क्या करते हैं, गुणक बढ़ाते हैं। उसका गुणक बढ़ाते हैं तो यहाँ 2 था, जो यहाँ रहता है वही यहाँ बढ़ाएंगे। पुराने तरीका से बताएंगे और आगे बीच में जितना यहाँ रहता है, इतना वैल्यू आपको दिया है उतना बढ़ाइए।
2 हो गया। जब आप यहाँ 2 बढ़ा रहे हैं गुणक, तो आपका कितना हाइड्रोजन क्या कर रहा है, वो भी बढ़ जा रहा है। उसमें क्या करेंगे फिर, अब इस साइड का क्या करते हैं, 2 बढ़ाते हैं। यहाँ 2 है ना, इसको 2 बढ़ाइएगा, इसको देकर नहीं बढ़ाना। इस प्रकार से उसका गुणांक बढ़ाते हैं, तब मिलाते हैं कि अब उसका संतुलन हुआ कि नहीं हुआ। अभी क्या हो रहा है, संतुलन में आएगा। इसको करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इधर के परमाणु को लिखते हैं, दाएं बाएं परमाणु संख्या लिख लेंगे। इसे उदाहरण बताएंगे एक और आपको। इसका 2 मूल नियम याद रखिएगा, कैसे करते हैं। 2 मूल नियम इसका एक ही दिया गया है। पहले हम अब क्रिया में जो भी समीकरण आपको दिया गया है, उसके प्रत्येक पदार्थ को सूत्र को पहले मिलाते हैं। क्या करते हैं, सूत्र कैसा है, संकेत कैसा है, उसको पहले जानकारी करेंगे, कौन सा सूत्र लगा हुआ है। दूसरा, जो भी बाईं ओर संकेत आपको लिखा गया है, कभी कभी आधा लिखा रहता है, उसके अंक को मिलाते हैं। उसमें कितना गुणज अंक दिया गया है उसको मिलाएंगे, और तब क्रमबद्ध तरीका से संतुलित करेंगे। ये 2 उसका नियम है। इन 2 नियमों में कुछ अब क्रियाएं करनी पड़ती है। इसके संतुलित करने के लिए एक विधि आता है जिसका नाम है अनुमान विधि। इसका नाम है अनुमान करते हैं। पहले हम ऐसे देखें तो उस अनुमान लगाएंगे, कौन कौन बराबर कैसे करेंगे। अनुमान विधि से ही हम क्या कर सकते हैं, इसको संतुलित कर सकते हैं। इस अनुमान विधि को, इसका नाम दिया गया है बैलेंसिंग बाय हीट एंड ट्राइड। अनुमान करेंगे, सिंपल आपको बताते हैं। वहां पर हाइड्रोजन के अलावा एक और समीकरण यहाँ देखिएगा। फेरस को जो है जल के साथ क्रिया कराया जाता है, H2O बनाता है। फेरस को जो है क्या करते हैं, जल के साथ जब क्रिया कराते हैं, उसको मिलाते हैं, तो क्या बनाता है, फेरस का ऑक्साइड ही बनाता है वहाँ पर, और उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस सब क्रिया को पहले हम मिलाते हैं। पहले क्या करते हैं, इधर में कितना है, Fe का मान 1 है, 1 Fe है। इधर कितना है, इधर 3 हो गया। फिर हाइड्रोजन को लेते हैं, इधर में कितना है हाइड्रोजन, 2 है। इधर कितना है, इसको मिलाना पहले, तो आपका दोनों बैलेंस है। हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया। अभी यहाँ ऑक्सीजन के मात्रा मिलाना है। इधर में ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इधर में कितना है, 4 हो गया। अब इसको हमको मिलाना है। जोड़ने से हमको मालूम होता है बहुत अंतर जा रहा है। इधर जोड़ने पर 4 आएगा, इधर जोड़ने से पूरा 9 भाग गया। अब यहाँ संतुलित में नहीं दिखाई पड़ रहा है। करते कहाँ है इसमें, हम यहाँ देखेंगे, हमको Fe यहाँ पर, यहाँ 3 है, हमको क्या करना पड़ेगा, 3 लाना है। 1 है, 3 है। अब यहाँ करेंगे 3, तो आपका बैलेंस पूरा करेगा, बताएगा। दूसरे क्रिया में अब हम करते क्या हैं, इस सबको Fa की जगह जो है अब 3 लगाएंगे, आपका 3 बराबर बताएगा। दूसरा, अभी यहाँ आपका H2 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कह रहा है ऑक्सीजन कितना है, मैं पहले बताया, जो यहाँ लिखा है उसको लगाएंगे। जो आपके परमाणु के रूप में लिखा रहेगा उसको यहाँ करेंगे, कितना हो जाएगा। अब इसमें आप लगाने जा रहे हैं, तो यहाँ 4 लिखेंगे। तो अब आपका यहाँ O का मान भी बराबर हो गया, O का मान इसके बराबर कर दिया। लेकिन जब यहाँ 4 मूलन लगाते हैं तो अभी हाइड्रोजन का मान संख्या बढ़ गया, कितना हो गया, 8 हो गया। अभी यहाँ पर आपका हाइड्रोजन कितना था,
हाइड्रोजन की संख्या अभी यहाँ पर है, अभी 2 पहले था, अभी वहाँ दोनों समान था, अभी यहाँ क्या हो रहा है 4 बढ़ रहा है। तो इसका सीधे डिवाइड कीजिए इसमें, इसमें कितना संख्या हो गया यहाँ 8 हो गया, इसका संख्या कितना हुआ 8 हो गया ना। आप इस 2 से डिवाइड कीजिए 4 आएगा, इसका मतलब यहाँ क्या बढ़ेगा 4 बढ़ जाएगा। इस प्रकार से हम करेंगे, पहले इससे संतुलित निकाल लेंगे, जितना कमी मांगा घटाइएगा नहीं, उसमें से नियम का घटाना नहीं है, आप उस संख्या से डिवाइड करके लाएंगे, भाग करके लाएंगे। 1 से 3 में भागा, 3 बार में गया, 3 बढ़ाया, यहाँ आपका 4 था, यहाँ 1 था, 1 से भागा दिया 4 बार में, 4 बढ़ाया गया। जो बढ़ाना है आप इसे खुद कर देंगे, परंतु यहाँ 2 बैलेंस में था, लेकिन जब यहाँ 4 बढ़ रहा है तभी यहाँ देख मिलाएंगे 2 है, यहाँ मिला रहे हैं 4 में 8 हो गया। अब इस 2 से क्या करेंगे भाग दे करके लाएंगे, तो आपका फिर वहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आसानी से आप बैलेंस कर सकते हैं। गुणक को बढ़ाना है, न कि यहाँ आगे बढ़ाएंगे। कभी भी परमाणु जो दिया गया है उनके परमाणु को नहीं बढ़ाना है, उनके अणु में क्या करना है वृद्धि करना है। परमाणु संख्या को क्या करना है, याद देखिए, अब समझ लीजिए इसको, ये जो आगे आपको दिया गया है वो बताता है परमाणु संख्या, ये क्या बताता है, और उसके पहले जो गुणज दिया जाएगा वो बताएगा अणु संख्या। ये पहले क्या बताएगा अणु संख्या ही बताता है। इसलिए कभी भी उसके हम अणु को बढ़ाएंगे, न कि परमाणु को बढ़ाएंगे। जब ही आपका अणु बढ़ेगा परमाणु संख्या अपने आप क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको संतुलित कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें उदाहरण हैं। दूसरा के आपके लिए दिया बताएंगे कैसे बनेगा वहाँ। इसको देखिए, KClO3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर निर्माण हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप पहले इसको तुलना करें, के सही है, Cl भी सही है, H लिखा गया है, कैसे है ये होना H लिखा गया। यहाँ तो सही है, यहाँ O3 है, वहाँ O2 हो गया। अब हमको क्या करना है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है। इसको समझ लेगा, अब आराम से समझ में आ जाएगा। 2 को लाएंगे यहाँ, इसका परमाणु ले जाएंगे वहाँ, पूरा पूरा होगा। ये 2 जो आपका परमाणु है, इसको कहाँ लाएंगे, जब यहाँ पर लाएंगे तो ये आपका वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर वहाँ जाएगा 6 बराबर हो जाएगा। जब यहाँ आप 2 लाए तब यहाँ क्या करना पड़ेगा 2 लाना पड़ेगा। इसी परमाणु को ही आपका करना है, केवल ध्यान देना है। आपके प्रतिफल का परमाणु संख्या को लाएंगे अभिकारक में, और अभिकारक का ले जाएंगे प्रतिफल में, आप समतुल कर सकते हैं। इसमें मिलाया गया आपका के का वैल्यू कितना है, इसमें इस साइड में के का वैल्यू 1 है, इधर में कितना है 1 है। Cl का वैल्यू मिलाया गया, इधर भी 1 है, इधर भी क्या है 1 है। दोनों तरफ मिला के चले जाएंगे। ऑक्सीजन को मिलाया गया, ऑक्सीजन का यहाँ 3 है परमाणु, यहाँ कितना है 2 है। मैं बोला भागा देकर निकालेंगे, इसमें भागा लग सकता है। जब भागा नहीं लगता है तो सीधे इसको क्या करते हैं, गुणज को चेंज कर देते हैं। इसको ला देंगे अभिकारक में, अभिकारक ले जाएंगे प्रतिफल में। आपको बहुत आसानी के साथ सिंपल हो जाएगा। इसके अनुसार में अब इस KCl को यहाँ लिखते हैं, O3 को KCl प्राप्त हुआ और O2 यहाँ पर है, एक से है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा सब 1 में है। 3 यहाँ पर है, यहाँ 2 है, तो क्या है 1 बढ़ा 3 हो जाएगा।
कि नहीं, गुणज बढ़ाना यहाँ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कहते हैं इसको लाएंगे, यहाँ ला दिए, 2 हो गया, और इसका ऑक्सीजन था कहाँ चला गया, 3 आ गया। अब इसे मिलाइए, ऑक्सीजन आपका 6 हो गया, उधर क्वेश्चन 6 हो गया, एक एक मिलाइए, बराबर कीजिए। जब एक एक परमाणु बराबर हो जाएंगे आपका सब कुछ क्या हो जाएगा, बराबर। अब इसको बराबर करने से हमारा आप KCl का मान बढ़ गया, 2 हो गया, यहाँ पर 1 था, 1 से भागा देंगे, इसमें 2 बार बच जाएगा, सीधे यहाँ का कर देंगे 2 कर देंगे, तो आपका संतुलित हो जाएगा। अब मिलाइएगा, सब बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 2 KCl 3 यहाँ 6 हो गया, 1 में 3 का 6। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। अब एक के पर गढ़ा जाएगा, इसको सीधे नीचे लाइए, एक बार लिख करके आंसर कर लीजिए। पहले इसको जरूर कीजिए, इसको करने से आपको मालूम है हमको कहाँ भागना है, कहाँ घटाना है, कहाँ बढ़ना है। लेकिन याद रखिएगा इसमें घटा और जोड़ क्रिया नहीं करनी, कभी करना है तो गुणा का या डिवाइड का करना है, कभी भी गुणक बढ़ाना है। मालूम हो गया इसके बारे में। दूसरा काम इसमें करना है हमको, ऐसे बहुत सारे समीकरण आपको उदाहरण दिए जाएंगे संतुलन करने के लिए, आपको मिलेगा बनाने के लिए, आप बना सकते हैं। उसके बाद हमको जानकारी करनी है, इन समीकरण जो बनता है उससे कुछ ज्ञान जानकारियाँ होती है, कुछ जानकारी विशेष प्रकार की होती है जिसको हम लोग सूचना के रूप में जानते हैं। समीकरण को संतुलित करने में कुछ विशेष सूचनाएं प्राप्त होती है, उसमें सावधानियाँ रहने की जरूरत पड़ती है। जैसे में रासायनिक समीकरण जब प्राप्त होती शुरू करते हैं हम लोग, तो भिन्न भिन्न प्रकार की इसमें जो है सूचनाएं प्राप्त होगी। पहली सूचना आपको ये प्राप्त होती है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने सूचनाएं। सूचनाएं, इसमें कुछ सूचना है। पहला इसमें सूचना पर मिलती है रासायनिक समीकरण से। इस रासायनिक समीकरण में पहले हम इसको देखते हैं अभिकारक के बारे में। पहली सूचना इसमें मिलती है कि जो इसका अभिकारक होता है समीकरण का और जो प्रतिफल होता है, इन दोनों को हम लोग सूत्र के पहले क्या करना है, जानकारी करनी है। बिना इसका संकेत सूत्र का जानकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए समीकरण का पहला सूचना है आप पहले उसका संकेत और सूत्र को याद करें, जानकारी करें। दूसरा इसका सूचना है, यह समीकरण बतलाता है कि अभिक्रिया जो है किन किन पदार्थों के बीच में भाग में हो रही है, वो कितने कौन कौन पदार्थ में भाग ले रहे हैं, साथ ही साथ उन अभिक्रिया के बाद क्या क्या तैयारियां हो रही है, क्या क्या निर्माण हो रहा है, ये सूचना मिलती है। सब अभिक्रिया अपने आप होगी, केवल उससे आपको सूचना मिल रही है क्या क्या हो रहा है। तीसरा इसमें सूचना मिलती है कि यह जो अभिक्रिया होती है इसमें जो भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं उनके परमाणुओं में, और उनका जो परमाणु होगा साथ ही उनका अणुओं की जो अपेक्षित संख्या होगी उसका भी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट में अणु आगे वाला परमाणु था, उसमें कितना अणु होगा, आगे जो गुणज रूप में रहेगा अणु बतलाएगा, जो नीचे लिखा रहेगा वो क्या रहेगा, परमाणु बतलाएगा। इस तरह से इसमें सूचनाएं मिलती है क्या परमाणु कौन है और अणु क्या है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। चौथा इसमें सूचनाएं प्राप्त होती है यह अभिक्रिया जो है जो होती है उसके फलस्वरूप में कौन सा निर्माण होता है
उसका प्रतिफल की भी परमाणुओं और अणुओं की क्या मिलती है, जानकारियाँ मिलती है। कितना अपेक्षित संख्या उसमें प्राप्त होगी उसका भी क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। 5वां नंबर में इसका एक सूचना प्राप्त होती है कि यह जो है अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल में मोलों की संख्या का अनुपात क्या है, मोल की संख्या का अनुपात भी क्या मरता है, इससे जानकारी प्राप्त होती है। स्वयं इसमें जानकारी हो जाएगा जब अब समीकरण शुरू होगा तो इसमें कितना उसका मोल भाग ले रहा है, कितना मोल प्राप्त हो रहा है, दोनों मिलेगा। उसके बाद इसमें 6वां नंबर में आता है अभिकारक और प्रतिफल के बीच में जो द्रव्यमान होता है उसका भी अनुपात जानकारी प्राप्त होती है। मैं पहले बताया द्रव्यमान संसर्जनीय के नियम में कि जितना द्रव्य भाग लेगा उतना उसको प्राप्त होना चाहिए। इस तरह से उनके द्रव्यमान का भी प्रतिफल प्राप्त होता है, उनमें कोई बदलाव भी नहीं होना चाहिए। 7 नंबर में इसका आता है अगर वो गैस रूप में है तो जो गैस का अभिकारक होगा और जो प्रतिफल उसका होगा उसके आयतन भी क्या मिलती है, जानकारी हमको मिल जाती है। गैस में तो आयतन प्राप्त होगा, द्रव्यमान तो प्राप्त जल्दी होता नहीं है। तो गैस का जो अभिक्रिया होगा तो अभिक्रिया और प्रतिफल का दोनों के बीच में जो उसका आयतन होगा उसका जानकारी कहाँ से मिलती है, समीकरण से मिलती है। इसको जानकारी करने के लिए हम बताते हैं आपको सूचना के रूप में एक समीकरण यहाँ पर दिया गया है। नाइट्रोजन को लिया गया और अभिक्रिया कराया गया इसको हाइड्रोजन से। क्रिया कराने के बाद यहाँ पर जो है NH3 बनाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब क्रिया होती है तो क्या बनता है, वो क्या है, NH3 अमोनिया बनता है। पहले बताया ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये परमाणु संख्या बतलाएगा, पहले मैं बताया उसका ये परमाणु संख्या बतलाएगा। इसके इधर में क्या दिखा रहा है, ये अणु दिखाएंगे। कहता है समीकरण से आपको कुछ बातें जानकारियां होंगी। इसमें पहले हम मिलाते हैं, यहाँ जो दूध दिया गया पहले इसका परमाणु मिलाएंगे। इसका नाइट्रोजन परमाणु कितना है, नाइट्रोजन का परमाणु मिलाएंगे। यहाँ पर कितना है, 2 आ रहा है। इधर में कितना है, 1 × 2 2 आएगा। परमाणु मिलाएंगे, दोनों तो परमाणु बराबर आ गया। उसके बाद दूसरा बताते हैं अणु मिलाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन है, कितना अणु इसका हुआ, 1 अणु हुआ। इसका अणु 1 आया। इधर में कितना है, ये भी मिलाएंगे। ये नहीं है, 2 संतुलन करके लाया गया है, उसका द्रव्यमान बढ़ाया गया है, अणु संख्या बढ़ाया गया है। दोनों को मिला करके हम देखते हैं। हाइड्रोजन का इसमें कितना था, तो परमाणु संख्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका 2 और इसका 3 यहाँ पर हो गया, 3H। यहाँ 1 बताएगा अणु संख्या में, यहाँ 3 अणु बताएगा। परमाणु में यहाँ पर 2 बता रहा था, यहाँ 2 बता रहा था। क्लियर करके अब यहाँ पर बता रहा है NH कितना हो गया, अणु संख्या आपका 2 हो गया। इस प्रकार से पूरे क्लियर बताते चले जाएंगे। उसके बाद कहता है मोल बतलाएंगे। इसमें क्या कहता है, मोल संख्या। नाइट्रोजन का 1 मोल है, इसका कितना मोल है, 3 मोल है। उधर कितना बन गया, 2 मोल बना। इससे सब पूरा जानकारियाँ होती है कितना बन रहा है। इस प्रकार से इस समीकरण से 7 सूचनाएं आपको प्राप्त होगी। आयतन के बारे में, आयतन जानते हैं इसका, समान ताप पर आयतन निकाला जाता है। समान ताप पर आयतन निकालने का STP पर इसका यहाँ पर देखिए इसका आयतन 1 ही बताएगा, 1 है, इसका 3, उस तरह सब संख्या बताएगा वही। इस प्रकार से भिन्न भिन्न पदार्थों का हम जो है समीकरण जब होता है तो कम से कम 7 सूचनाएं आपको प्राप्त निश्चित होती है। उस सूचना से आप समीकरण के बारे में पूरा जानकारी कर सकते हैं। आयतन कब बढ़ेगा कब घटेगा ये बतलाएगा। अगर इतना आप 7 नियम सूचना प्राप्त करेंगे आसानी से आकार संतुलित कर सकते हैं। मोल बढ़ाना का मोल बढ़ाएंगे, परमाणु बढ़ा नहीं सकते हैं,
अणु संख्या बढ़ाएंगे परमाणु अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक, अगला बार में फिर बताएंगे आपको विशेषता क्या है अभिक्रिया के बारे में।